जय हिंद दोस्तों। तो आपको पता ही है कि अब अपने चैनल पे ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ में जो बच्चे सिलेक्टेड है, मतलब नवोदय में सिलेक्शन हो चुका है, वह जिन टीचर के द्वारा उनका सिलेक्शन हो होता है वो टीचर की हम इंटरव्यू भी लेते हैं। तो अब अपन जो गोंदिया एरिया आमगांव विदर्भ में भी अपने बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, पेरेंट्स जुड़े हैं, और इवन फेसबुक के द्वारा जो अपन ने लिंक अपलोड करे थे उससे अदर स्टेट में भी अपन अभी पहुंच चुके हैं, जैसे बिहार वगैरह के कुछ बच्चे अपने से जुड़ चुके हैं। तो आज इसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ सड़क अर्जुनी के विनोद धकाते सर हैं, विनोद जी धकाते सर है। आज इनका इंटरव्यू लेने के लिए हम यहाँ आए हैं सड़क अर्जुनी में। तो ये सर के बारे में हर साल पिछले कुछ सालों से सर पढ़ा रहे हैं। हर साल इनके पास से 10, 15, 20, 22 तक के बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं सर के द्वारा। सर यहाँ सड़क अर्जुनी में मिनिमम फीस में ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। यहाँ सर का बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, मतलब सर बिना एडवर्टाइजमेंट के इनके बैच में जगह नहीं रहती है बच्चों को बैठने के लिए। हर बैच लगभग 50 to 70 बच्चे रहते हैं। एडमिशन इनको ऐसे बहुत सारे एडमिशन हो जाते हैं जो वापस करने पड़ते हैं क्योंकि लिमिटेड बैच है। और सर के बारे में बोला जाता है कि बहुत डिसिप्लिन वाले, पर मैं पिछले कुछ समय से बात कर रहा हूँ सर, तो सर पे चेहरे पे एकदम स्माइल है और एकदम फ्री नेचर के मेरे को सर लग रहे हैं। मतलब जहाँ सर बिल्कुल डिसिप्लिन रखना चाहिए, जैसे बच्चों के साथ तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे, पर यहाँ अभी फील एकदम मेरे को फ्री फील हो रहा है सर के साथ। तो सर जो अपन ने पिछली बार वैद्य सर की इंटरव्यू लिए थे, वो वैद्य सर के खास मित्र हैं, उनसे उन्हीं के रिलेटिव्स हैं। तो सर के बारे में आज जान लेते हैं सर से थोड़ा इंट्रोडक्शन। सर आपके बारे में थोड़ा बच्चों को बता दो। नाम विनोद धकाते। यस सर। और डवा रहते हैं। हाँ, डवा रहते हैं और वहाँ वहीं से ऐसा समझ के चलो कि नवोदय के ट्यूशन का जन्म हुआ। हाँ, एक्चुअल वैद्य सर जो है, हाँ, वैद्य सर ने 20 साल पहले, यहाँ से 20-22 साल पहले ऐसे सोचे कि नवोदय का भी कोई ट्यूशन हो सकता है, इसके लिए कोई ऐसे क्लास लिए जा सकते हैं। हाँ, इस तौर पर उन्होंने चालू किए। यस सर। और वहाँ से जो सिलसिला चालू किए उन्होंने, तो हर 4 साल 5 साल के बाद मैक्सिमम क्वांटिटी में बच्चे लगते थे बिल्कुल उनके बैच से। हाँ, हाँ, तो उन्होंने ऐसा हुआ कि उनके बैच में से डब्बा से मेरे ख्याल से 2 बार या 3 बार ऐसा हुआ होगा कि 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मैक्सिमम। यस सर। तो डब्बा में बोल रहा हूँ, नवोदय में जो है कि डब्बा नाम फेमस हो गया। अच्छा, नवोदय बहुत ज्यादा बच्चे यदि ऐसे कहीं गए तो डब्बा को ऐसे ही पहचानते हैं। अच्छा, नवोदय का बच्चा है तो तू डब्बा का है। डब्बा का है क्या, मतलब डब्बा ऐसे फेमस हो गया वहाँ पर। बिल्कुल। तो डब्बा को फेमस कराने वाले कौन है? वैद्य सर है। उसके बाद वो डब्बा से ट्रांसफर होके चली गई उनकी, ठीक है। उसके बाद मैं डब्बा से, अच्छा, तो मैंने डब्बा से वैद्य सर से बहुत कुछ सीखा। हाँ सर। उनको पढ़ाते हुए मैंने देखा। यस सर। उसके बाद पढ़ाना कैसा चाहिए, छोटे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, यस सर। ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखने के बाद, और कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट करना चाहिए, यस कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद मैंने लगभग 5 साल पहले डब्बा में ही ट्यूशन चालू किया था। अच्छा, डब्बा में ट्यूशन चालू किया और वहाँ पर एक बैच मैंने लिया। यस सर। वहाँ मैक्सिमम वैद्य सर के ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, मतलब वो परसोड़ी में पढ़ाते थे उस समय। यस सर। तो उन्हीं के बच्चे ज़्यादा थे, उसमें से कुछ बच्चे लगे भी, 4 बच्चे लगे। मेरे पास लगभग उस समय 12 या 13 ही बच्चे आते थे अच्छा, क्लास में, ज़्यादा बच्चे नहीं, छोटी सी रूम थी। हाँ, हाँ, ऐसा। फिर उसके साल भी उसके बाद भी एक बच्ची मेरे पास 4थी से आती थी, तो उसके लिए मेरे को वहाँ पर रिपीट करना ही पड़ा, क्योंकि वो 5वीं में चली गई, उसको नहीं छोड़ सकता था मैं। अच्छा, डब्बा। तो उसके लिए क्लास रिपीट किया। लेकिन अगले साल भी मैंने देखा कि मेरे पास जो पुराने बच्चे आते थे, नए बच्चे तो ज़्यादा आए ही नहीं। हाँ, नए बच्चे और पुराने बच्चे मिलाकर 7-8 बच्चे हुए। अच्छा, कम हो। हाँ, कम, मतलब बच्चे कम हो गए। ऐसा। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अपन ने जगह बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैं अगले साल ही प्री प्लान के साथ सड़क अर्जुनी आ गया। अच्छा, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं, कुछ कहीं बैनर नहीं लगाया और कोई किसी तरह का प्रचार नहीं। ऐसा। लेकिन अपने कुछ खास मित्र हाँ। या वैद्य सर के पास जो बच्चे पढ़ते थे उनके पेरेंट्स लोग हो गए। हाँ।
उन लोगों को हमने बताया कि यहाँ नवोदय का ट्यूशन चालू होने वाला है, यस सर, और यदि बच्चे मिले हाँ। तो यहाँ पर चलेगा ही चलेगा। ऐसा। यस तो उन लोगों ने मेहनत की है, हाँ। और फिर 1 जुलाई जैसे हमने तारीख निश्चित किए थे कि 1 जुलाई से चालू होगा। चालू अब उसके पहले इसलिए नहीं कि बच्चे कहीं दुबकाली की छुट्टी में गांव जाते चले हैं, जाते। मामा के गांव इधर हाँ, उधर कुछ जाते दिन हैं उनको लोग। थोड़ा सा तो छुट्टी। कैसा है कि अपन क्लास चालू करते हैं, उसमें कुछ बच्चे अब्सेंट रहे, कुछ प्रेजेंट रहे, तो उसमें मजा नहीं आती। बराबर, अपन जो कुछ भी बता रहे सभी बच्चों को एक साथ एक समय मिले हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा लगता है। इसलिए ऐसा निश्चित किए कि स्कूल जब चालू होती है उसके बाद ही अपने ट्यूशन चालू हो। बिल्कुल सर। तो स्कूल 26 जून को जून चालू होती होती है, और उसके बाद ट्यूशन मतलब 1 जुलाई को। 1 जुलाई ये निश्चित तारीख हो गई। बिल्कुल। तब से आज तक अभी लगभग 5 साल हो गए Yes, कि 1 जुलाई को ही ट्यूशन चालू करते हैं। और उस समय 1 जुलाई को मेरे पास 6-7 ही बच्चे आए थे, अच्छा। जो उस समय के पेरेंट्स लोगों ने मेहनत की जब आप इधर मतलब सड़क अर्जुनी में सड़क अर्जुनी जब मैं शिफ्ट हुआ, हाँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे जिनको जिनको मालूम होते गया, हाँ। ऐसे ही हाँ। उनके द्वारा, किसी और के द्वारा, या जो 7 बच्चे आते थे उनके द्वारा, जैसे जैसे जिनको जिनको मालूम होते गया, ऐसे बच्चे आते गए आते गए आते गए, Yes, sir। और फिर आखिरी तक मेरे पास यहाँ पर 22 या 23 है लगभग, इतने बच्चे मेरे पास जुटे, और उतने बच्चों में ही मेरा बैच ये पहला गया। निकल गया, जिसमें से 8 बच्चे उस साल सिलेक्ट हुए। पहले ही साल, पहले ही साल मतलब select सड़क अर्जुनी में पहले ही हाँ। साल 8 बच्चे सिलेक्ट हो गए उसमें से। और फिर उसके बाद अगले साल अपने आप ही बहुत सारे बच्चे आए। यस सर। फिर मुझे एक बैच के 2 बैच भी बनाना पड़ा, थोड़े से बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से भी, हाँ। कि किसी को सुबह का टाइमिंग नहीं जमता था, किसी को शाम का नहीं जमता था, ये सब देखते हुए यस सर। फिर 2 बैच हमने लिए। और 2 बैच में क्या हुआ कि वो पीरियड भी ज़्यादा समय नहीं चला। हाँ हाँ, ऐसा कई कई दिवाली की छुट्टी, सैटरडे और संडे ज्वाइन कर लेते थे बैच को। यस सर। 2 रूम मैंने उस समय किराए से रखा था, एक हॉल भी लिया था किराए से। अच्छा अच्छा। और फिर ऐसा मतलब अलग अलग पढ़ाने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, कई इस बैच को जो हुआ है वो दूसरे बैच को बैच को छूटना नहीं same, चाहिए, हाँ। छूटना नहीं चाहिए, सेम टू सेम Same। एकदम रिपीट करना, हाँ। है ना। कोई मशीन या कंप्यूटर जैसा जैसा। वैसा आदमी से जमता नहीं, नहीं। इसलिए ज्वाइन करना पड़ता था क्लास को। यस सर। और वीकली टेस्ट, ये हमारा पैटर्न ही है, वीकली टेस्ट होती है बिल्कुल। ऐसा। तो ये सब करने के बाद उस साल जो है जल्दी एग्जाम हो गई, और फिर अगले साल 15 बच्चे भी सिलेक्ट हो गए। यस सर। तो फिर अपने आप ये बढ़ते ही गया। हाँ। उसके बाद तीसरी साल मतलब तीसरे साल थोड़ी सी अड़चन आ गई थी कि कोरोना आ गया तीसरे साल में। हाँ। तो क्लास चालू करने में थोड़ा सा लेट हो गया था। हाँ 1 जुलाई की वजह रुकना पड़ा, हाँ। लॉकडाउन की स्थिति वगैरह थी। वैसा। तो 1 सितंबर को क्लास यहाँ पर चालू हुआ, मतलब 1 तारीख को छोड़े नहीं, गिनती 1 से चालू होती है तो 1 से ही चालू करो, ऐसा महीना आगे हो गया। ठीक है। तो उस साल फिर बच्चों ने मेहनत वगैरह किए, है ना। बहुत सारे बच्चे थे उस समय, और फिर उन्होंने मेहनत किए, यस सर। और मेरी भी मेहनत लगी उसके पीछे। बिल्कुल। फिर बीच में पूरी तैयारी होने के बावजूद एग्जाम समय पर हुई नहीं। हाँ। उस साल ऐसा हुआ कि एग्जाम समय पर हुई नहीं, एग्जाम 2 बार पोस्टपोन हो गई। अच्छा। पहली बार पोस्टपोन हुई तो डेट मालूम हो गई थी, लेकिन सेकंड टाइम जब पोस्टपोन हुई तो अनिश्चित टाइम के लिए हो गई, मतलब डेट डिक्लेयर नहीं थी। तो बच्चों ने कैसा है कि पूरी तैयारी रहने के बावजूद, जैसा अपन बैग लेकर बस स्टैंड पर रेडी रहते हैं जाने के लिए, हाँ। और बस आती ही नहीं, हाँ। है ना। हाँ। बस का इंतजार करते रहते हैं, बिल्कुल। उस टाइप उनकी अवस्था हो गई थी हाँ, कि सब अपने पास रेडी रहने के बावजूद अपनी एग्जाम नहीं हो रही। ऐसे बच्चों के दिमाग में बात घुस गई थी कि कब कब एग्जाम होती है और इससे अपने को छुटकारा मिलता है। लेकिन जब ऐसे लगने लगा कि अब एग्जाम होगी, हाँ। उसके लगभग 1 महीना कुछ दिन पहले, मतलब ऐसा समझ के चलो कि 35 दिन लगभग पहले, हाँ। फिर से मैंने उनको रिपीट बुलाया, हाँ नई बैच के साथ पुराना बैच भी। हाँ। नया बैच मेरा जो था, हाँ। जिसको मैं लेता था लगभग 2.5 घंटे लेता हूँ, यस सर। सुबह 2.5 घंटे का बैच होता है, उनका टाइम शॉर्ट किए, कम कर दिए उनका टाइम। अच्छा। और ये जो पुराने मेरे बच्चे थे, जिनका मतलब लॉकडाउन में फिर से Yes. बंद करना पड़ा था, हाँ। उनका ट्यूशन चालू करना पड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम का लगभग अंदाज़ा आ गया था। और उनका टाइमिंग हमने रखे थे 8:30 से 5 बजे तक। हाँ। इतना लंबा, दिन भर। हाँ, लगभग 35 दिन हाँ। ये पीरियड ऐसे ही चला। अच्छा। हार्ड वर्किंग, बच्चों के पैंट गीले हो जाते थे बैठे बैठे। बराबर। ये तो बात मेरे को बाद में उन पेरेंट्स लोगों से पता चली। ऐसा ये एक्चुअल कैसा है, ये लोग बताते नहीं ना, हाँ। इनको भी कैसा है कि मेहनत करना है,
अपने को वहाँ पहुँचना है, मोटिव रखते हैं कि वहाँ पहुँचना है, उद्देश्य यही है यस सर। ऐसा। तो उसके पीछे कितनी भी दिक्कत हो जाए तो उन लोग बताते नहीं Yes, sir. एक्चुअल में। लेकिन बाद में ऐसी बातों बातों में कुछ पेरेंट्स लोगों से ये बातें पता चली चली। कि दिन भर जब बैठे रहते 8:30 से 5 बजे तक, ब्रेक होता था बीच में, हाँ हाँ, तो लंच ब्रेक हो गया हाँ। या यूरिन के लिए वगैरह जाना है, ये ब्रेक होता था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने समय कंटिन्यू नीचे बैठना, नीचे बैठते थे यस सर। ऐसा। तो इतनी सब मेहनत की और उस साल फिर 22 बच्चे सिलेक्ट हो गए ऐसा। ये मतलब एक रिकॉर्ड है सर। हाँ ये है मेरे ख्याल ऐसा। से ये रिकॉर्ड है कि हाँ। मतलब कोई एक टीचर के द्वारा डायरेक्ट हाँ, एक ही बैच में एक ही 22 बैच बच्चे, मेरे ख्याल से कि ये पहली बार ही हुआ होगा। और 22 के 22 बच्चे वहाँ अभी भी नवोदय में पढ़ रहे हैं, यस सर। और अच्छी अच्छी रैंकिंग पर भी है, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत भी की है मेहनत कर। और पढ़ लिए उन्होंने बढ़िया। हाँ। अभी जैसे भी हम लोग उनसे मिलने वगैरह भी जाते हैं तो ये बात बताते रहते हैं यस सर। कि यहाँ पहुँचने के लिए तुमने तो वहाँ जी तोड़ मेहनत कर ली है, लेकिन यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर आगे भी में करना भी है, कहीं अभी तो- मेहनत का काम खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल ये आपको करते ही रहना है बिल्कुल। ऐसा। यस सर। फिर उसके बाद पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ है ना, तो कुछ अड़चनें यहाँ आती जाती रही थी, जैसे रूम बदलना पड़ा मेरे को, हाँ सर। तो फिर बच्चों को बैठने के लिए वगैरह अड़चनें वगैरह जाती है। लेकिन पिछले साल भी अच्छी तैयारी होने के बावजूद रिजल्ट कुछ कम ही लगा है, हाँ जिससे थोड़ी सी नाराज़गी फैल गई यस है ना। पेरेंट्स लोगों में तो बोल सकते या नहीं भी बोलो, लेकिन कुछ ऐसा लगता है ना कि 15-22 का आंकड़ा सुनने के हाँ, बाद मतलब- एकदम 10 पे आ जाना हाँ, ऐसा। उस तो time। 10 बच्चे पिछले साल लगे, हाँ। जिसकी यानी उम्मीद नहीं किए थे। यस सर। पेपर छुड़ाने के बाद ही कुछ बात ऐसी ध्यान में आ गई थी कि इस साल पिछले थोड़ा साल जैसा काम कम नहीं है, नहीं। रिजल्ट कम लगेगा। फिर भी 10 मतलब बहुत हो जाता है सर। आपके कैसे पिछले बैच में बच्चे ज़्यादा लगे थे, हाँ, लगे थे। इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कम, और कैसे एक एक्सपेक्टेशन भी रहता है कि अपन नहीं, भी पढ़ा है तो हाँ। अपने बच्चे लगना चाहिए ज़्यादा। अब कैसा है कि सर उन बच्चों के बारे में फीलिंग होता है, हाँ। उन बच्चों के बारे में फीलिंग होता है कि जिनके लिए मैं ऐसा समझता हूँ So, कि ये- इतनी पढ़ाई करने के बाद हाँ। इनका नंबर 100% लगना ही है। लगना चाहिए, Yes, sir। इससे और ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता ही सही नहीं नहीं है, है। ऐसा मैं खुद समझता हूँ। Yes, sir। तो ऐसे कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, उसके पीछे ऐसा अपन कह सकते हैं कि सारी मेहनत करने के बावजूद एग्जाम में उनके बैड लग रहे हैं, बराबर। जो ऐसा समझ सकते हैं कि सिलेक्शन जहाँ तक हुआ है उससे वो 1% या 2% से ही पीछे रहे, पीछे ज़्यादा रहे, पीछे नहीं ज़्यादा रहे, नहीं। ज़्यादा नहीं रहे। Yes, sir। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी कि 100% सिलेक्टेड है, हो ऐसे जाएगा। बच्चे नहीं लगे Yes, sir। ऐसा। उसकी वजह से भी रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हुआ है ऐसा। मतलब वो एक आधा कोई गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई बोला उनके। ऐसा समझो ना कि जो 2 घंटे का जो पेपर पेपर होता होता है उसमें उनके दिमाग में जो बात आ गई हाँ, है ना, बराबर। प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, बराबर। एट ए टाइम उस समय उनके सोचने में कुछ समझने में कुछ गड़बड़ी हो गई, बराबर। जिससे गलती हो गई। हाँ। और गलती होने से क्या है कि दूसरे बच्चे आगे बढ़ गए, ये और पीछे रह गए। मतलब ऐसा। साल भर की मेहनत तो रहती है, हाँ। और जो एग्जाम होती है सिर्फ 2 घंटे, तो उसी में आपको करके दिखाना। हाँ, लेकिन अब क्या है कि ये हो गया नवोदय। अब पहली एग्जाम थी उनके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Yes, sir। आगे जाके उन लोग कभी पीछे पीछे रहेंगे नहीं रहेंगे। रहेंगे नहीं पीछे। ये एक जीत है हाँ, उनकी। ये एक जीत है कि आगे यदि इसी प्रकार से मेहनत करते हैं तो वो आगे बढ़ते ही रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं कि एक बार अनसक्सेस हो गए, Yes, sir। आगे उनको सक्सेस मिलना ही है। बिल्कुल। बिल्कुल मतलब success एक होंगे। स्ट्रैटेजी समझ में आ गई हाँ, कि किस तरह से पढ़ना है, क्या किस तरह। तरह एग्जाम होती है। हाँ, उनके पूरे दिमाग में नहीं। चीजें आ गई है कि जैसे नवोदय का एग्जाम बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बिल्कुल। जो उनकी सबसे शुरुआती पायरी है। बिल्कुल। हाँ, शुरुआत के दिनों में उन लोग समझ गए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है। Yes, sir। हाँ, कैसी तैयारी करना चाहिए, कहाँ से तैयारी करना चाहिए, Yes, sir। और कितना समय किस चीज़ को देना चाहिए, बिल्कुल। क्या अपना टाइम शेड्यूल होना चाहिए, Yes, sir। कैसे क्लास अटेंड करेंगे, होमवर्क कितना करना है, कितना समय कितने बजे जागना है, कितने बजे सोना है, हाँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने फॉलो कर लिए थे कर पिछले लिए। 1 साल में ही। तो ये उनके सब ध्यान में है। आगे जब भी उन लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे हाँ। तो इस तरह का यदि टाइम शेड्यूल उन लोग बनाते हैं हाँ। तो उन लोग जरूर सक्सेस होंगे। बिल्कुल। तो सर ये जो बच्चे इस बार 10 सिलेक्ट हुए, तो उनकी कैटेगरी क्या थी? कैटेगरी के हिसाब से देखिए, नवोदय में जो है ना 3 कैटेगरी रहती है एक्चुअल में, हाँ। एससी, ओबीसी और एसटी। बाकी सब ओपन। हाँ। ऐसा तो कुछ बच्चे कैटेगरी के रहने के बावजूद भी ओपन में लग जाते हैं। हाँ।
ऐसा। अच्छा। तो अपन कैटेगरी के हिसाब से यदि देखते हैं हाँ। तो 10 बच्चों में एससी कैटेगरी के 4 बच्चे, अच्छा। ओबीसी के 4 बच्चे हाँ। और एसटी के 2, दो। ऐसे 10 बच्चे लगे। अच्छा सर, ये जो आपने बोले कि कैटेगरी में रह के ओपन में लग जाते हैं, हाँ। तो ये कैसा मतलब ये मार्क हाँ, ये ऐसा होता है। देखो एक्चुअल नवोदय का सिस्टम ही ऐसा है, बता रहा हूँ। हाँ। नवोदय का सिस्टम ही ऐसा है, उन्होंने बनाया कि जो सिलेक्शन लिस्ट बनती है 2060, हाँ। ये इनका ऐसा है, बता रहा हूँ। 2060 80 बच्चे लगते हैं ना हर साल। तो हर साल जो 80 बच्चे लगते हैं उसमें 20 बच्चे जो है उनके लिए एरिया वाइज ओपन रखा हुआ है। हाँ। मतलब ग्रामीण और अर्बन का जो मैटर है हाँ। वो 20 जगह के लिए नहीं है। हाँ। 20 जगह के लिए नहीं है। हाँ। बाकी बची हुई 60 जगह जो है उस पर ग्रामीण ही बच्चे लगेंगे। अच्छा। तो क्या होता है कि जो 20 जगह जिनको एरिया वाइज ओपन रखा है हाँ। उसमें भी ओपन सीट है अलग से, कैटेगरी वाइज ओपन। अच्छा। अच्छा, तो कैटेगरी वाइज ओपन बोले तो कैसा समझो, एससी कैटेगरी के बच्चे ने यदि ज़्यादा मार्क ले लिया हाँ। तो उसमें लगेगा अच्छा। ओपन में। एसटी कैटेगरी का है, ज़्यादा मार्क ले लिया तो उसमें वो लगेगा। लगेगा। ऐसा ओबीसी वाला भी उसमें है ना, सब कैटेगरी के बच्चे यदि ज़्यादा मार्क लेते हैं तो उसमें लगेंगे। पहले ओपन, फिर ओबीसी कोटा, एससी कोटा, एसटी कोटा और डिसेबल, इतनी 20 जगह भरने के बाद फिर रूरल का कोटा चालू होता है। रूरल में भी ओपन, कैटेगरी वाइज ओपन, अच्छा। फिर कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी, हाँ। फिर एससी, फिर एसटी। अच्छा। बस इतनी जगह भरी जाती है ऐसा। हाँ। तो जो पिछले बार जो 22 बच्चे मेरे लगे थे ना, हाँ। एक्चुअल में जब एरिया वाइज ओपन रही थी जगह 20, हाँ। तो उसमें 9 बच्चे लगे थे। अच्छा। हाँ, जिसमें यानी एरिया वाइज ओपन बोलने से कैसा कि उसमें ग्रामीण बच्चे के लिए मौका है और अर्बन बच्चे के लिए भी मौका है। जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेगा वो उसमें 20 में लगेगा, और वो अच्छा। 20 सीट पैक होने के बाद फिर अर्बन बच्चों के लिए कोई मौका नहीं। जो ग्रामीण के बच्चे हैं रूरल के वही वो लग पूरे सकते हैं। 60। ऐसे वो पूरे 60 है अच्छा। ऐसा। तो उस साल के लिस्ट में क्या हुआ था कि पूरी लिस्ट में अर्बन का एक ही बच्चा था। यहाँ से 9 तो इधर खींच लिए। 9 इधर ही पैक हो गए थे ऐसा। यस सर। तो ये जो बच्चे 10 सिलेक्ट हुए ये पूरे रूरल के थे? हाँ, इस पूरे बार- रूरल के थे। इस बार के तो रूरल एक्चुअल में इधर का पूरा एरिया रूरल में ही आता रूरल में है। होता है। तो सर ये काफ़ी आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और बच्चे भी आपके जेएनवी में काफ़ी साल से सिलेक्टेड है, तो जेएनवी में पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा ये थोड़ा सा बता दोगे तो व्यूअर्स को एक। जेएनवी में पढ़ाने के बाद जिसको अपन सर्वांगीण विकास बोल सकते हैं, Yes, मराठी में है ना। हाँ, हाँ, ए टू जेड, बिल्कुल। एजुकेशनल, हाँ। स्पोर्ट्सली और म्यूजिकली जो कुछ भी है ऑल अदर सब में डेवलपमेंट यदि बोले तो सिर्फ मतलब नवोदय में ही हो मानसिक सकता है। और फिजिकल जो बोलते फिजिकल पूरा। और मेंटल। हाँ, वहाँ जाने के बाद बच्चे का कल किस तरफ है हाँ। वो उस तरफ जा सकता है। बिल्कुल। पढ़ाई में यदि वो अच्छा है हाँ। तो उसको एक से एक टक्कर देने वाले बच्चे वहाँ मिलेंगे। बिल्कुल। मतलब कंपटीशन लेवल जो है हाँ। वहाँ का बहुत हाई है। यस सर। अच्छा, यहाँ रहने के बाद क्या होता है कि एक तालाब में जो मछली है, हाँ। ये तालाब की मछली के जैसी उसकी हालत है हाँ। कि वो खुद को राजा समझता है। हाँ। क्लास में अव्वल आ गया तो खुद को राजा समझता है। बिल्कुल। लेकिन जेएनवी समंदर है, हाँ। समंदर है। उसके जैसे कई राजा वहाँ पड़े हुए हैं पहले से ही पड़े हुए हैं। अलग-अलग जगह से आए हैं। अलग अलग जगह से आए हैं। और बेटा तेरा कोई राज नहीं, हम भी अव्वल है, हाँ। हम तेरे को आगे बढ़ना है तो हमारे से टक्कर ले। ऐसा वहाँ पर कंपटीशन होता है। हाँ। हर लेवल में, बिल्कुल। एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक्स में, सब इसमें। मतलब- तो सर्वांगीण विकास अपन जिसको बोल सकते हैं Yes, वो वहाँ पर होता है। और हर कदम कदम पर उसको कंपटीशन करना है, चैलेंजेस मिलने। चैलेंजेस मिलना है, और उस कंपटीशन को सक्सेसफुली हैंडल कर सकता है यस सर। तो बच्चा सक्सेस हो गया, समझ बिल्कुल। मतलब वहां से अगर तुम तैर के निकल गए गए तो आगे में कई आगे तकलीफ नहीं होने उसको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं जाएगी। Yes, sir. वो समझो आगे चल के सर्विस में लगा नहीं भी लगा तो भी सेल्फ एजुकेटेड होने से Yes, sir. वहाँ जो उसको मतलब शिक्षा मिली है हाँ। उसके आधार पर वो खुद से ही सर्वाइव कर लेगा। लेगा, मतलब ऐसा। कोई भी परिस्थिति आए उसमें वो बिल्कुल लड़के आगे में बढ़ेगा ही। बढ़ेगा ही। यस सर, बहुत काफ़ी काम की चीज़ें मिली है। बाकी अच्छी चीज़ है।
उसके बाद सर सुविधा वगैरह क्या मिलती है वहाँ पे? वहाँ पर सारी सुविधाएं, एजुकेशन की तो पूरी सुविधा है। यस सर। एजुकेशन के लिए मतलब फ्री एजुकेशन है ना, 100% फ्री एजुकेशन। जेएनवी का मोटिव ऐसा है कि ग्रामीण भाग से गरीब बच्चे हाँ। जिनको परिस्थितिवश अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता, यस सर। उनके लिए वो जेएनवी बना हुआ है एक्चुअल में। यस सर। अच्छे पढ़े लिखे घर से बोलो या अच्छे फैमिली से जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, यस सर। सीबीएसई पैटर्न में वगैरह पढ़ रहे हैं, Yes, ये बच्चों के लिए नहीं है। यस सर। जो बच्चे अच्छे होशियार है हाँ। लेकिन अपने गांव के गांव में ही रह रहे हैं, हाँ, मतलब उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती, यस सर। उनके लिए जेएनवी बना है। गांव के कारण या फिर घर की कंडीशन के कारण, घर की कंडीशन के कारण वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते ना, क्योंकि जो स्कूल अपने तरफ अपन देखते हैं किसी का 30,000, 50,000, 70,000 फीस होता है सालाना, उन लोग तो उतने भर ही नहीं सकते। तो वहाँ एजुकेशन पूरा फ्री हो गया। यस सर। नोटबुक बुक से लेकर पूरा फ्री मिलता है, लॉजिंग फ्री है वहाँ का, हाँ। रहना खाना सब फ्री है। Yes, sir. यहाँ तक कि पहले आने जाने की टिकट भी दिया करते थे उन लोग, मतलब वहाँ से जैसी छुट्टी लगती है तो आप गांव जा रहे हो तो गांव जाने का भी टिकट दिया करते थे उन लोग, Yes, sir. और गांव से वहाँ पहुँचने का भी टिकट दिया करते थे। अभी क्या है नहीं मालूम, Yes, sir. लेकिन ये सारी एजुकेशन से संबंधित और उसको वहाँ रहने के लिए जो जो लगता है साल भर हाँ, मतलब साल भर जो भी लगता है ये सब जरूरी फ्री चीजें है। है। और सारे फंक्शंस वहाँ होते रहते हैं, उसके लिए अलग से कोई फीस देना नहीं है। जैसे पिकनिक वगैरह जाती है समझ के चलो, उसके लिए कोई फीस नहीं देना है। एनुअल फंक्शन होता है उसके लिए कुछ नहीं देना है। या कोई और बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रही है उनके लेवल पर, तो उसके लिए भी अलग से फीस नहीं देना है। ऐसा तो काफी मतलब एक सर्वांगीण विकास हो रहा है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है एजुकेशन के फील्ड में। हाँ, क्योंकि देखो ना, एक गरीब फैमिली से यदि बच्चा है ना तो वैसे स्कूल में जा ही नहीं सकता, बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन उसने यदि नवोदय की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया और वो सिलेक्ट हो गया, यस सर, तो उसको ये सारी चीजें फ्री में मिल रही है। बिल्कुल सर। और ये जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी है, उन्होंने ये संकल्पना रखे थे यस सर कि ग्रामीण और होतकरू बच्चे, ऐसा गरीब और होशियार बच्चे, ये बच्चों के लिए ये एक वरदान ही है। ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी है या गरीब है उनके लिए एक वरदान ही है। सर तो ये जो आप पढ़ाते हो इन बच्चों को, तो आपका पढ़ाने का तरीका कैसा होता है? मतलब देखो एक्चुअल में जो एग्जाम होती है ना, 100% एग्जाम मतलब 100 मार्क की एग्जाम, बिल्कुल। तो इसमें इंटेलिजेंसी टेस्ट मतलब बुद्धिमत्ता चाचनी, इसका वेटेज है 50%। हाँ। और मैथ्स और लैंग्वेज ये है 25% ऐसा, ऐसी इनकी विभागनी की हुई है। तो बुद्धिमत्ता चाचनी में क्या होता है कि लगभग 10 टाइप की फिगर्स पूछ लेता है, वो आकृतियाँ पूछ लेता है। अब ये बच्चे सीखने के लिए 8 दिन में भी सीख सकते हैं, 4 दिन में भी सीख सकते हैं, ये इजी पैटर्न होता है ऐसा। तो ये पैटर्न बच्चे साल भर करते रहे, इसलिए इसकी आइडिया हम लोग दे देते हैं। शुरू में ये पढ़ा देते हैं, शुरू में ही शुरुआत ही इसी से करते हैं। रोज एक टाइप पढ़ाएंगे तो 10 दिन में 10 टाइप हो जाएंगे, और उसको फिर एक बार रिपीट कर देंगे तो और 10 दिन लगेंगे। लेकिन 20 दिन में बच्चे के पास पूरा 50 मार्क का मटेरियल पहुंच गया, बिल्कुल ऐसा। फिर जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में क्या होता है कि 4 पैसेज उन लोग पूछ लेते हैं अभी नए पैटर्न के हिसाब से। तो 4 पैसेज, हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे 20 क्वेश्चन पर 25 मार्क है ऐसा। तो ये 25 मार्क मतलब 25% ऐसा। तो इसका भी ऐसा कि यदि समझो उसको एक पैसेज छुड़ाते आता है तो 4 छुड़ाते आएंगे, क्योंकि ये कहा है तो 4 एक जैसे ही है, समझ के चलो एक जैसे समझना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको कोई अलग लैंग्वेज या अलग कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो आइडिया जो ट्रिक है या जैसे उसको ढूंढना है क्वेश्चन का हल, वो सब एक पैसेज उसको यदि छुड़ाते आ गया तो 4 आ जाएंगे। सिर्फ इतना रहेगा कि 4 थोड़े अलग डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट पे रहेंगे, कहानी अलग अलग रहेगी उसकी ऐसा। तो वो भी उनको आइडिया दे देते हैं, वो भी उनको आइडिया दे देते हैं। कंटिन्यू चलते रहता है ये, समझो 5-10 पैसेज हमने समझा दिए तो उनको आइडिया आ जाती है, वो 25% का वो काम कर लेते हैं। ये हो गया लगभग 75%। अब बचा है 25% मैथमेटिक्स, जो बच्चों को आना जरूरी है और जिसका बेसिक बनाना जरूरी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होना चाहिए उसके लिए। ये बच्चे जो होते हैं कि 10 साल की उम्र में
बढ़ते तो जाते, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और चौथी से पांचवी में भी आ गए। लेकिन ये जहाँ जहाँ पर भी पढ़ते हैं या कुछ समझो, इन लोगों की बेसिक आइडियाज क्लियर नहीं रहती। तो इनको एक्चुअल पढ़ाना है ना मैथ, तो बेसिक आइडिया से ही चालू करना पड़ता है। कैलकुलेशन होते हैं, हाँ। है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें वो एक्सपर्ट हो तो मैथ्स में पीछे नहीं पड़ेंगे। बाकी फिर उनको हर टॉपिक के हिसाब से मैथ्स में वो फार्मूले के हिसाब से क्लियर करना है। यदि आप बच्चों को पढ़ाने में फार्मूले हटा दो, कम से कम फार्मूले दो, उसको आइडिया बताओ, ट्रिक्स बताओ, शॉर्टकट बताओ, जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। पहले तो उसका इंटरेस्ट बनना चाहिए पढ़ने में, पहले उसको तैयार करो मेंटली कि तेरे को ये आता है। तो ऐसा समझाने के लिए उसको पहले इजी इजी चीजें पढ़ाओ, एकदम इजी इजी चीजें जो उसको आती है पहले से जा रही, तो भी उसको नया करके पढ़ाओ। ऐसा बासी कड़ी को फिर से गर्म करो ऐसा, और फिर धीरे 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 इजी से लेकर हार्ड तक, हार्ड लेवल तक उसको पहुंचाना है एंडिंग में। ये मैथ को यदि इस ढंग से यदि पढ़ाते हैं तो उसकी मैथ की भी तैयारी हो जाती है। फिर वो बच्चा प्रिपेयर हो गया। फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिस पेपर, आंसर शीट कैसे लिखना है। आंसर शीट लिखना भी एक अलग टाइप का है। नहीं तो ऐसा होता है ये बच्चे जाते हैं, करेक्ट आंसर तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन आंसर शीट में वो आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि इनका पेपर नहीं जाता, वहाँ जाता है चेक करने के लिए आंसर शीट। बिल्कुल। तो आंसर शीट में यदि इनको आंसर बराबर लिखते आ गए तो उसी को ही वैल्यू है। नहीं तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि अपने तरफ खुद ज कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक्चुअल नवोदय वाले तो परसेंटेज और मार्क बताते नहीं। ऐसा, तो जैसे किसी बच्चों को यदि समझ के चलो कि 95 करेक्ट है उसके, और दूसरे को 93 है, तो 93 वाला लग जाता है, 95 वाला नहीं लगता। तो इसमें थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है कि कैसे क्या हो गया। तो वो सेटिंग वेटिंग का भी नाम आ जाता है बीच में। एक्चुअल में ये भी बताने वाली बात इसलिए है कि नवोदय में कोई भी प्रकार से किसी भी तरीके से सेटिंग हो नहीं सकती। बिल्कुल, ये शब्द के ही खिलाफ रहना चाहिए। बिल्कुल। सेटिंग कोई भी ढंग से, और जो भी ऐसा कोई बोलता भी होगा कि सेटिंग करके यदि बच्चा नवोदय में पहुंचता है तो उस बच्चे का भविष्य जो फ्यूचर है वो ब्लैक है, अंधकार में है पूरा, वो सर्वाइव नहीं करता। नहीं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात तो मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि सेटिंग होती ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चा सिलेक्ट होने वाला रहता है एक्चुअल में उसको बताने वाला जो गुरुजी क्लास में लगा हुआ रहेगा, इन्विजिलेटर मतलब पर्यवेक्षक वगैरह, उससे ज्यादा होशियार ही होता है सिलेक्ट होने वाला बच्चा। वो यदि मैं तो ऐसा बोलूंगा कि दोनों को एक साथ पेपर छुड़ाने के लिए दो तो गुरुजी से ज्यादा मार्क ले लेगा वो। जो सिलेक्ट होने वाला बच्चा है ना उससे ज्यादा ही मार्क। बिल्कुल, ये चीजें होती है सर। होती है। अभी एग्जाम देके बच्चे बहुत सारी जगह मैंने सुना कि सिलेक्शन में धांधली हो गई, एग्जाम में धांधली हो गई। हाँ, कई जगह एग्जाम में सेटिंग हो गई। सेटिंग अब सेटिंग यदि बोलते तो सेटिंग किस ढंग से होती है, ये भी बोलने वाला विषय है। अब सेटिंग तो मैं इतना मानूंगा कि जो क्लास में जो टीचर लगे हुए रहते हैं वो यदि किसी बच्चे को हेल्प कर दे तो उसको सेटिंग बोल सकते हैं। क्योंकि उसके बाद वहां से छुड़ाने के बाद आंसर शीट कहाँ जाती है किसी को भी पता नहीं है। आज तक कोई बता नहीं सकता इसका कि कहाँ जाती है, कहाँ चेक होती है ना। तो अब वो गुरुजी जो है वो प्रॉपर उस सब्जेक्ट के है नहीं। यस सर, है ना। तो उनके समझ के हिसाब से वो उसको जो कुछ बता सके उसको अपन सेटिंग बोलेंगे, लेकिन वो जितना बताएंगे उससे बच्चा सिलेक्ट हो नहीं सकता। जबकि नवोदय में जाने वाला बच्चा पूरी पढ़ाई करके सिलेबस से वो इतना इंटेलिजेंट और होशियार बना हुआ रहता है कि गुरुजी उसके जितना करेक्ट पेपर छुड़ा ही नहीं कर सकता। यस सर। तो सर ये तो तरीके बता दिए आपने, और वो भी एक सेटिंग वाला जो लोगों के दिमाग में रहता है कि भ्रांति रहती है कि अपना बच्चा क्या कर लेगा, सिलेक्शन पैसा दे के लोग सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ये भ्रम जो था ये निकल जाएगा। उससे होता ही नहीं। आप बोलो ना 2-4 लाख रुपए देके यदि बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप ठीक है उसको क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कितने क्वेश्चन के आंसर बताएंगे आपकी समझ में जितने उतने। लेकिन नवोदय में जो सिलेक्टेड होने वाला जो बच्चा है वो तो पहले से 100% है। उसकी कुछ गलतियों की वजह से वो 100% की बजाय 95, 94, 96 पे आता है। कुछ गलतियां नहीं तो उसको तो पूरा ही आते रहता है। सर फिर ये जब पढ़ा के हो जाता है आपका तो प्रैक्टिस वगैरह लगभग हम लोगों का ऐसा है कि जो नवोदय से जो नोटिफिकेशन आता है
और उनकी जो एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होती है, एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर बहुत पहले हो जाती है एक्चुअल में। अच्छा, क्योंकि लगभग जैसे कितना- समझ के चलो कि जनवरी में एग्ज़ाम यदि होने वाली रहती हाँ। तो इसका नोटिफिकेशन अभी आ जाता। तो अभी तक मतलब नोटिफिकेशन 4-5 महीने पहले 4-5 महीने पहले, कम से कम 4-5 महीने पहले आता है। क्योंकि फॉर्म भरने के लिए भी, जो एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए उन लोग लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम पीरियड देते हैं। उसके बाद वो हो गए, फॉर्म भरने के बाद कुछ गैप देते हैं, यस सर, और एग्ज़ाम के 1 महीना पहले से एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर लेते हैं उन लोग। Yes. मतलब इतना टाइम उनके पास होना, यस सर, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी इस साल नहीं आया है ना, तो एग्ज़ाम फरवरी या मार्च या उसके बाद ही होगा। बात ही जैसे पिछले बार अप्रैल में हुई। अप्रैल में हुई थी। अभी तो पिछले 3 सालों से लगभग अप्रैल में ही होते आ रही है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एग्ज़ाम की डेट आती है उसके कम से कम 3 महीना पहले, कम से कम 3 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट हो। अच्छा, 3 महीना कंटिन्यू जम के प्रैक्टिस हाँ, 3 महीना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 3 महीना पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे। अच्छा। एक बार रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के लिए अंदाजा ऐसे लगा हुआ है कि यदि ज़्यादा टाइम यूज कर लेते हैं तो एक आध महीने में रिवीजन हो जाती है, नहीं तो फिर 1.5 महीने के लगभग लग जाता है। तो 1.5 महीने के लगभग यदि लग गया रिवीजन के लिए, तो बाकी बचा हुआ 1.5 महीना मतलब 45 दिन। तो 45 दिन में एक दिन गैप रखकर प्रैक्टिस पेपर चलते रहते हैं। मतलब अंदाजा ऐसा है कि 22 से 25 प्रैक्टिस पेपर उसके हो। और प्रैक्टिस पेपर लेने के बाद फिर उसका एनालाइज। हाँ, उसका एनालाइज, उसकी सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा कि गोल बराबर करेक्टली किया है कि नहीं। हाँ, उसके बाद उसने प्रॉपर उसी नंबर में आंसर लिखा कि नहीं, आंसर शीट को फ्रेश रखा कि नहीं। क्योंकि सारी चीज़ें उन लोग कंप्यूटराइज, क्योंकि ये मैनुअली चेक नहीं होता है, उनकी आंसर शीट जो है कंप्यूटराइज चेक होती है। तो कंप्यूटर को जैसे डाटा उन लोगों ने सप्लाई कर दिए उस ढंग से ही चेक होगी ना वो। तो आंसर शीट गंदी नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ एक्स्ट्रा में लिखना नहीं है, जितना लिखना है उतना, एक पॉइंट भी उन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये सारी चीज़ें उनको बताना पढ़ता है। उस ढंग से उन लोग प्रैक्टिस में रखेंगे तो वो जाके एग्जाम में वैसे ही करेंगे। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू चल रहा है। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग है। एक्चुअल पुस्तक का कोई यूज करता नहीं, जो दिमाग में सेट है उसी से चलते रहता है। जो कुछ नया दिमाग में आ गया उसी समय पढ़ाते समय वही बच्चों को बताते जाता हूँ। जो दिमाग में आ गया वही फार्मूला बन गया, वही उसके लिए जैसे नोट्स बन गए, इस ढंग से ही चलते रहता है। अच्छा, ऐसा तो कुछ प्रिंट आउट वगैरह भी देते हैं आप? प्रिंट आउट वगैरह यानी जैसे देखो कि मैथ्स के पेपर हम लोग बना सकते हैं, ऐसा, लेकिन पैसेज वगैरह जो है ये हम लोग नहीं बनाते, ऐसा, और आकृति वगैरह जो है ये भी हम लोग नहीं बना सकते। ऐसा, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्रकाशन की जिसके अच्छे लगे, है ना, जिसमें मिस्टेक कम से कम हो, इस बात पर ध्यान देते हैं कि मिस्टेक कम से कम हो, तो उसी के नोट्स यूज करते हैं जिसके मिस्टेक कम से कम हो। नहीं तो बहुत सारे ढेर सारे प्रकाशन के मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल है वहाँ पर, 100-125 प्रकाशन होंगे, लेकिन हर जगह मिस्टेक होती है और मिस्टेक से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसा तो कम से कम मिस्टेक वाला यूज करे तो अच्छा है। सर, इन बिटवीन एखादा कुछ एक्सपीरियंस जो बच्चों को मोटिवेशन दे कि मतलब साल भर बच्चे ने मेहनत करी, मेन एग्ज़ाम के टाइम पे तबीयत खराब हो गई, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गई, शादी में चले गया, घर पे कोई नहीं रहने वाला है, या फिर हो सकता है कि साल भर बच्चा पढ़ नहीं रहा है पर एग्जाम के टाइम पे एकदम सीरियस हो गया। हाँ, तो ऐसा होता है ना, होता है ऐसा देखने में भी आया है कि इसके लिए ना प्री प्रिपरेशन जरूरी है। हाँ, प्री प्रिपरेशन यानी कैसा कि पहले से आप तैयारी करके रखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हर दिन पढ़ो। एक्चुअल में उनको ये बताया गया है कि जितना पढ़ा के होता है जिस दिन का उसी दिन करो। ये हमारे पास ऐसा स्लोगन ही बना हुआ है, जिस दिन का उसी दिन, अगले दिन नहीं। अगले दिन आपको नया मिलेगा। ऐसा तो जिस दिन का उसी दिन करने से क्या होता है, और पिछला वाला छोड़ दो, क्योंकि पिछला वाला भी करेगा तो कंफ्यूजन बढ़ते रहेगा। तो पढ़ाई करने का तरीका ही ऐसा कि समय के साथ साथ चलो, जैसा जिस दिन का उसी दिन, ऐसे वो पढ़ाई करते रहते हैं। और हम लोग 3 महीने पहले कंप्लीट करते हैं ना, और उसकी यदि उसने एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस कर लिया तो उसके दिमाग में वो सब सेट हो गया। वो सब सारी पढ़ाई सेट हो गई। तो यदि समय पे समझो कि 1-2 दिन के लिए वो बीमार भी हो गया, 4-8 दिन के लिए उसके नहीं जमा पढ़ाई करना, हाँ, कि तो भी वो कर सकता है।
मतलब उसमें उसको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें कैसा है कि जैसे अपन स्कूल में पढ़ते हैं और पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चंस रहते हैं वही पूछे जाते हैं, उसके जैसा उसको पाठांतर वाला कोई सिस्टम नहीं है। नवोदय के एग्जाम में उन्होंने सिलेबस ही ऐसा बनाया कि आप एक बार पढ़ लो, आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप समझो 15 दिन की गैप भी गई तो भी कोई अड़चन आएगी नहीं, क्योंकि पाठांतर वाला फार्मूलाइजेशन वाला कोई काम नहीं है। सब ऐसा है कि आपको यदि आता है, आकलन पर सब आधारित है, सब आधारित है। यदि आपको आता है तो आप लॉजिकल ज़्यादा ऐसा है, बोल सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन जो हमेशा मैं हर एक इंटरव्यू में पूछता हूँ, एक आधा आप संदेश या फिर मैसेज देना चाहूँ पेरेंट के लिए और बच्चों के लिए, मोटिवेशनल जो उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जन्मता तो कोई टैलेंट लेकर आते नहीं, बिल्कुल सर, जन्म से कोई टैलेंट लेकर आते नहीं। यदि आप प्रैक्टिस करें तो आप टैलेंट को भी मात दे सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। टैलेंट आपके सामने कुछ भी नहीं रहेगा, आप यदि प्रैक्टिस करते तो टैलेंट को हराकर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मेहनत टैलेंट क्या आगे है। बिल्कुल सर, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क बिट्स टैलेंट, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा संदेश जाएगा सभी लोगों के लिए। और यही पे सर थैंक यू, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं और डेफिनेटली जितने भी व्यूवर्स हैं वो एक अच्छा संदेश लेंगे यहाँ से और मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।